फ्रेंड्स, मैं अमित सर, आप सभी का जूम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। केमिस्ट्री के बेटे चैप्टर में आज हम एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर मैं आपसे बातें करूं तो स्टेट्स के अकॉर्डिंग 3 आपको मैटर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ना है और इन्हीं पर हम बातें करेंगे। द वन इज सॉलिड स्टेट, वन इज द लिक्विड स्टेट एंड वन द गैसेस स्टेट। शुरुआत हम कर रहे हैं गैसेस स्टेट से, इसके बाद हम बातें करेंगे आपसे सॉलिड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट पे बहुत डिटेल बातें नहीं होगी। लिक्विड स्टेट अगर आप देखोगे तो आपके फिजिक्स के चैप्टर्स में काफ़ी डिटेल में मेंशन किया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जुड़ेंगे यहाँ पे आपके सामने अबाउट इन सभी सिस्टम्स में। तो आइए हम इन्हें शुरू करते हैं। शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले गैसेस स्टेट के बारे में कि गैसेस स्टेट के बारे में आपको क्या क्या बातें मालूम होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं गैसेस स्टेट के बारे में। देखो बेटे, गैसेस के साथ अगर मैं आपसे बेसिक पॉइंट पे बात करूं कि जो हमारे पास गैसेस स्टेट है उसमें सबसे पहले हमें नीड पड़ती है कुछ मेजरमेंट्स के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए कुछ मेजरिंग यूनिट्स जिनका आप हेल्प करते हो गैसेस स्टेट को समझने के लिए। जैसे गैस के मास को समझते कैसे हैं, उसके वॉल्यूम के लिए क्या बातें हो सकती हैं, उसका प्रेशर किस तरीके से रिलेट किया जाता है, उसका टेम्परेचर किस तरीके से रिलेट किया जाता है। वी नीड सम पॉइंट्स जो हमें समझना है। सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट कि गैसेस स्टेट में ये टर्म्स क्या हैं और गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उनके बाद मैं आपको स्टार्ट करूंगा गैसेस स्टेट के लॉस के बारे में बात करने में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गैसेस स्टेट के इन टर्म्स में, जहां मैं सबसे पहला टर्म आपसे डिस्कस करने वाला हूं मास के बारे में। किसी गैस का मास किस तरीके से रिलेट होता है। तो जनरली गैस का मास कहने का मतलब हम बोल सकते हैं अबाउट अमाउंट के बारे में। गैसेस के मासेस और यदि उनका अमाउंट डिस्कस किया जाए तो एक टर्मोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है मोल के बारे में। ये तो आप जानते हैं। मोल अगर मैं आपसे रिलेट करने को कहूं तो आप कहोगे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यानी ये टर्मोलॉजी हमें पहले मालूम होनी चाहिए कि अगर आपको किसी गैस को अमाउंट को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ मोल्स तो आपको उस गैस का मास मालूम होना चाहिए। और यदि आपको गैस का मास मालूम है तो आप उसके मोलर मास को पता लगा सकते हो। या मोलर मास पता है, मोल्स पता है तो मास निकाल सकते हो। यानी इन 3 में 2 टर्म्स अगर आपको मालूम है तो तीसरे टर्मोलॉजी को आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मैंने कहा बताओ कितने मोल्स के बराबर होगा। तो आप कहोगे 88 डिवाइड बाय CO2 का मोलर मास होता है 44। वी आर राइटिंग 2 मोल। यानी मुझे मालूम है कि मेरे पास 2 मोल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये तो पहली टर्म हो गई हमारे पास कि हाउ टू रिलेट मास और हाउ टू रिलेट मोल्स। दूसरी टर्मोलॉजी जिस पे मैं बात करने वाला हूं वो वॉल्यूम है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मैं आपको क्या बता रहा हूं। वॉल्यूम के साथ बड़ा कंफ्यूजन है और न्यूमेरिकली आपको वॉल्यूम मालूम होना चाहिए कि किस वॉल्यूम को गिवन किया गया है, क्या दिया हुआ है, वरना बड़ा कंफ्यूजन सा लगता है। वॉल्यूम अगर मैं आपसे बात करूं अबाउट वॉल्यूम तो वॉल्यूम आप कई टर्म्स में देखते हो। आप देखते हो 1 लीटर लिखा हुआ मिल जाता है आपको, 1 सेंटीमीटर क्यूब मिल जाता है आपको, 1 cc लिखा हुआ मिल सकता है आपको, 1 ml लिखा हुआ मिल सकता है, 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ मिल सकता है, 1 मीटर क्यूब लिखा हुआ मिल सकता है, एक्सेट्रा। ऐसे कई वॉल्यूम टर्म्स हमारे पास मेंशन होते हैं और हम देख के कहीं ना कहीं बहुत हेडेक ले लेते हैं यार कि इन टर्म्स को कैसे देखेंगे। सबसे पहले क्या बातें हैं उसे समझ लीजिएगा। मैं एक बेसिक फॉर्म बता रहा हूं आपको मीटर के रिस्पेक्ट में। मीटर, नीचे जा रहा हूं डेसी, नीचे जा रहा हूं सेंटी, नीचे जा रहा हूं मिली, ऊपर जा रहा हूं डेका, ऊपर जा रहा हूं हेक्टा, ऊपर जा रहा हूं किलो। अब आपको अगर मीटर से रिलेट करना है तो आप क्या कहोगे, मीटर से करना हो, किलोग्राम से करना हो, किसी से भी करना हो तो मीटर से करना है तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। ओके, वैसे ही 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, 100 डेकामीटर, 1000 मीटर, 10,000 डेसीमीटर, 10⁵ सेंटीमीटर, 10⁶ मिलीमीटर। 1 डेका में क्या होगा, 10 मीटर।
यानी आपको ये जानना है कि जो आपको मालूम है नीचे जाने पे एक एक जीरो बढ़ाते जाओ तो आपको अपने आप उन यूनिट्स का कन्वर्जन मिल जाता है। चलिए, ये तो एक बेसिक बात हो गई जो बहुत लोअर क्लासेस में चलती है, लेकिन हमें मालूम होनी चाहिए ये सबसे पहले। अब सुनिए बातों को। मैंने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब कहीं लिख दूं मैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है कि आपने एक क्यूब लेना है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इस तरीके से हो कि वो जो स्पेस कवर कर रहा हो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब कवर करता हो। तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम कवर कर रहा होगा ना, अगर आप उस वॉल्यूम को बताओगे ना तो दैट वॉल्यूम इज 1 ml। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम 1 ml को रिप्रेजेंट करता है। ये एक बात आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात क्या जाननी है आपको? दूसरी बात आपको जाननी है बेटे क्या, अबाउट सीसी टर्मोलॉजी। 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब सुनोगे तो दिखता है 1 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, उसी को लिखा गया है। इसके अलावा 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा? अगर मैं ये बात करूं तो देखो, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होगा? 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसे सेंटीमीटर में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर का क्या कर दूं? क्यूब कर दूं, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1000 ml, 1000 ml मतलब 1 लीटर, और 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होगा किसके? 1 लीटर के। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या मतलब होगा 1 मीटर क्यूब का, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब होगा 10 डेसीमीटर क्यूब, यानी 1000 डेसीमीटर क्यूब। और 1000 डेसी क्यूब का मतलब क्या होगा? 1000 लीटर। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम को आप डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्लेन करके दे रहे हो। क्या मतलब होता है लीटर का, क्या मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, सीसी, ml, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, एक्सेट्रा। ये सारे टर्म्स आप समझ सकते हो। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वॉल्यूम। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग बातें करने बेटे प्रेशर के साथ। प्रेशर के साथ मैंने आपको एक पॉइंट मेंशन किया गया, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। जनरली बैरोमीटर होता कैसा है? तो अगर आप बैरोमीटर को देखोगे बेटे तो एक बहुत सिंपल सा, हम सिंपलेस्ट फॉर्म इसका बना के दिखा रहे हैं आपको। हमने एक कैपिलरी ट्यूब ली होती है, और इस पर्टिकुलर कैपिलरी ट्यूब को हम मरकरी के एक सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। इसमें डिप करने से होता क्या है मरकरी में? क्योंकि जो गैसेस हमारे सराउंडिंग में मौजूद हैं वो कर क्या रही होंगी? वो गैसेस लगातार इस मरकरी के ऊपर एक प्रेशर लगा रही होंगी, और जब मरकरी पे ये प्रेशर लगा रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, तो ये मरकरी कॉलम मूव करना शुरू करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक हाइट पर जाके रुक जाएगा। और ये हाइट डिपेंड करेगी कि कितना प्रेशर हमारे इस मरकरी ने, इस एयर ने यहाँ लगाया होगा। ये जो हाइट हमें देखने को मिलेगी, ये हाइट जो h होगी, दैट एक्सप्लेन कि कितना प्रेशर है। अगर ये हाइट 76 सेंटीमीटर मरकरी बताई जाती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 76 सेंटीमीटर मरकरी अगर है, इसका मतलब द प्रेशर ऑफ एयर शुड बी 1 एटमॉस्फेरिक। इसी सेंटीमीटर Hg को हम लोग 760 mmHg भी लिख देते हैं, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। और इसी 760 mmHg को 760 टॉर भी लिख दिया जाता है। याद रखिएगा, mmHg 1 mmHg इक्वल्स टू 1 टॉर। टॉर द नेम ऑफ साइंटिस्ट जो कि बात की जाती है। तो 760 टॉर भी किसके बराबर है? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। आज इस पर्टिकुलर डिकेड्स में अगर हम बात करें तो प्रेशर को एटमॉस्फेयर में मेजर ना करके बार में मेजर करना शुरू कर दिया गया है। तो आपको एक रिलेशन मालूम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड बार। तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.103 बार भी रिप्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप देखोगे कि कौन सा प्रेशर बड़ा है, बार या एटमॉस्फेयर, तो बहुत सिंपल बात है कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू दिस बार। इसका मतलब नॉर्मल बात है कि एटमॉस्फेयर की वैल्यू बड़ी होती है। तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.103 बार, दैट इज द एटमॉस्फेयर वैल्यू इज मोर देन बार। कह सकते हो आप
कि अगर एक बार आपको निकालना हो तो आप कह सकते हो इट्स अबाउट 0.987 एटमॉस्फेयर के नियर अबाउट ये वैल्यू आती है। तो ये आपको भी मालूम होनी चाहिए। तो प्रेशर की मेजरमेंट यूनिट्स अगर आप देख सकते हो तो आपके पास मेजरमेंट यूनिट सेंटीमीटर एच जी हो गया, एम एम एच जी हो गया, टॉर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, बार हो गया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में प्रेशर को पास्कल में रिप्रेजेंट किया जाता है। पास्कल दैट इज अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आप जूल कहते हो न्यूटन मीटर को, वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है? पास्कल कहलाता है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे पास्कल के रिस्पेक्ट में बात करनी है तो इस बात को ध्यान रखिएगा बेटे कि जो एक बार होता है ना, वो एक बार 10⁵ पास्कल रखता है। 10⁵ पास्कल मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिक फॉर्म आपको क्या दिख रहा है? आप समझ सकते हो बेटे कि अगर मैं आपसे बोलता क्या हूं एक एटमॉस्फेयर, तो वो 1.013 बार के बराबर है, या बोल सकते हो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या इसी को हम लिख देते हैं 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको एक बेसिक बात समझनी होगी बेटे कि क्या मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो ये तो प्रेशर की कुछ यूनिट्स हो गई। कौन कौन सी यूनिट आपने देख ली? आपने बार देख ली, आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लिया, हमने एमएमएचजी देख लिया, हमने सेंटीमीटर एचजी देख लिया, हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देख लिया, हमने पास्कल देख लिया, दैट इज अ सम एंड वन टॉर देख लिया। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो प्रेशर को रिप्रेजेंट करने में यूज़ की जाती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब यहाँ पर हमें कुछ बातें और जोड़नी हैं। 1, मरकरी का ही यूज़ क्यों? वाटर भर देते तो क्या प्रॉब्लम आती? तो पहला क्वेश्चन आता है वाई मरकरी, एंड द सेकंड क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं एक और टर्म पे, दैट इज कॉल्ड अ मैनोमीटर के बारे में कि व्हाट इज मैनोमीटर, इसका क्या काम होता है और ये किस तरीके से प्रेशर को मेजर करता है। अगर हम वाटर को रिप्लेस करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी मरकरी से, मैनोमीटर किस तरीके से काम करता है, ये सारी बातें हम आपसे क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वाई प्रेशर मेजरमेंट में अब मैनोमीटर पे बातें करने वाले हैं। हमारे सामने एक मैनोमीटर रिप्रेजेंट किया गया है। जो मैनोमीटर आपको दिया गया है, आइए पहले से समझ लेते हैं कि मैनोमीटर किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैनोमीटर की, कैसे प्रेशर मेजर करते हैं। एक सिंपल सी बात कर ली हमने कि हमने इस मैनोमीटर का ये स्पेस ओपन किया हुआ है। जब भी कोई ओपन स्पेस दिखता है आपको कि आपने एक ट्यूब का एंड जो रखा वो ओपन रखा, क्लोज नहीं रखा, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी वो इस एरिया पर प्रेशर लगा रही होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, हमारी एटमॉस्फेरिक गैस मौजूद होगी और गैस जो होगी वो इतना प्रेशर लगा रही होगी जितना कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मान लो सराउंडिंग प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो 760 mmHg लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दिस प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दूसरी तरफ जो बात आपको समझनी है वो क्या, हमने इसमें गैस को फिलअप किया हुआ है, तो ये गैस भी क्या कर रही होगी, एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। ये प्रेशर होगा गैस का प्रेशर। अब हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा प्रेशर ज्यादा है और कौन सा कम है? तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या ये जो हाइट आपको गिवन की गई है इस सिस्टम की, और ये जो हाइट गिवन की गई, अगर दोनों कॉलम्स की हाइट सेम दिख रही हो आप, इसका सिंपल सा मतलब है कि गैस प्रेशर इक्वल टू 760 mmHg। मतलब आप कह सकते हो कि वी हैव द 3 कंडीशंस। कंडीशन 1 मैंने आपके सामने क्या रखी, कंडीशन मैंने 1 आपके सामने रखी कि हमने आपसे एक बेसिक फॉर्म पे बात किया कि मेरे पास जो गैस है वो हाइट और जो मरकरी कॉलम की हाइट है, उन दोनों के कारण जो हाइट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो मरकरी कॉलम की हाइट यहां पर है और जो मरकरी कॉलम की हाइट यहां पर है,
अगर दोनों बराबर है इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 760 माना है तो आप 760 mmHg को गैस का प्रेशर मान के क्वेश्चन करोगे। आते हैं कंडीशन 2 को समझने कि कंडीशन 2 क्या हो सकता था। कंडीशन 2 में मान लीजिए आपके सामने ऐसा डायग्राम बन के आया होता, दोनों बराबर कॉलम थे, ये कॉलम ऊपर चला गया है और ये कुछ नीचे आ गया है, यानी अब हमारे सामने जो पिक्चर है वो कुछ इस तरीके की दिख रही है। दिस इज द फिलिंग ऑफ मरकरी। अब क्या होगा अगर ऐसा डायग्राम आपको दिख जाता है तो जैसे आप मैनोमीटर को देखोगे आपको ये बात तो समझ आएगी ना, ये तो ओपन है, ओपन है इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 760 mmHg, और यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, ये प्रेशर गैस का प्रेशर होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर दोनों के कारण लगने वाला जो प्रेशर होगा, यहां से लगने वाला, मरकरी इधर से आना चाहती होगी, मरकरी इधर से आना चाहती होगी, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अगर ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो ये मरकरी नीचे की तरफ चली जाएगी और ये मरकरी ऊपर जाने लग जाएगी। इस समय जब ये रुका हुआ है इसका मतलब है कि इस मरकरी कॉलम का जो हाइट प्रेशर है वो और इसका प्रेशर दोनों का बराबर है। आप क्या बोलोगे यहाँ पर, आप बोलोगे मरकरी कॉलम के कारण जो प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है आपको, अगर आप बातों को समझने की कोशिश करोगे बेटे तो दोनों में डिफरेंस है ना, कितने का डिफरेंस है, h हाइट का डिफरेंस है। किस तरफ ज्यादा हाइट है, आपने कहा कि गैस वाले साइड में ज्यादा हाइट है और एटमॉस्फेयर साइड में कम हाइट दी गई है। सोच के देखिए कि अगर मैं यहाँ पे गैस का अमाउंट ज्यादा बढ़ाऊंगा तो यहाँ प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो ये क्या होगा, ये प्रेशर बढ़ेगा ना इस साइड से, तो मरकरी कॉलम इधर जाने लग जाएगा। इसका मतलब जैसे ही आपने ये देखा, जो आइडिया हमारे पास आना चाहिए था, कंडीशन नंबर 2 हमें जो सोचनी थी कि अब यहाँ पे H1 और H2 बराबर नहीं है, H1 जो कि ये वाली हाइट ली जा रही है और H2 जो ये वाली हाइट ली जा रही है, दोनों हाइट में H1 बड़ा दिख रहा है H2 से। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो गैस का प्रेशर है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में कम है, इसीलिए गैस का प्रेशर ज्यादा है, उसने ज्यादा प्रेशर लगा के मरकरी को इधर थ्रो कर दिया। तो एट द टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कितने का डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, मान लो ये आपको H में गिवन कर देता कि H जो है ये है आपका 110 सेंटीमीटर। मैं ये बताया था कि जो हाइट, जो H का डिफरेंस है वो 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, और बताओ गैस का प्रेशर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता मैं आपसे। तो आप क्या बता रहे हो, आपको ये मालूम है ना 760 mmHg मतलब आप कह सकते हो 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम जो होता है वो बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर के। क्लियर कीजिएगा बातें। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर इस प्रेशर के रिस्पेक्ट में 10 सेंटीमीटर कम है। खुद सोच के देखो कि ये अगर बराबर होते, यहाँ पे बराबर होते दोनों, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं आप बात करता कि कॉलम इतनी हाइट पर होता, जैसे कि ये बात हो रही थी, तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा था मरकरी का प्रेशर इसके कारण और मरकरी का प्रेशर इसके कारण कैंसिल आउट हो जाता, तो इन दोनों के प्रेशर बराबर होते। लेकिन अब मरकरी का जो हमारा प्रेशर है वो इतना प्रेशर मरकरी के कारण और इतना प्रेशर मरकरी के कारण कैंसिल आउट हो गया। तो जो प्रेशर एडिशनल बचा वही प्रेशर ये प्लस गैस प्रेशर, कितना 10 सेंटीमीटर मरकरी प्रेशर प्लस गैस प्रेशर किसके बराबर होगा 760, या आप कह सकते हो 76 सेंटीमीटर मरकरी प्रेशर। तो गैस प्रेशर कितना होगा 76 सेंटीमीटर मरकरी। कैसे लिख दिया, मैंने कहा ना आपको एक एटमॉस्फेयर को मैं 76 सेंटीमीटर मरकरी लिख सकता हूं। तो ये 760 mmHg या 76 सेंटीमीटर है, तो हमने बोल दिया कि पी गैस जो हमारे पास होगा वो 76 सेंटीमीटर माइनस क्या 10 सेंटीमीटर मरकरी, मतलब आप कह सकते हो 66 सेंटीमीटर मरकरी प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ जो प्रेशर इस समय गैस का होगा वो कितना होगा, वो होगा 66 सेंटीमीटर मरकरी। दैट इज द कंडीशन नंबर 2। अब अगर मैं आपसे कंडीशन नंबर 3 पे बात करके दिखाऊं कि कंडीशन नंबर 3 क्या हो सकती थी, तो कंडीशन नंबर 3 अब आपको समझ आ रही होगी बेटे।
हमारी इस कंडीशन में ये वाला कॉलम नीचे दिख रहा था आपको और ये वाला कॉलम ज्यादा हाइट पे दिख रहा था। मतलब H1 की वैल्यू कम और H2 की वैल्यू ज्यादा हो गई थी। इसका क्या मतलब है? अगर H2 की वैल्यू ज्यादा है और H1 की वैल्यू कम है, इसका मतलब गैस जो प्रेशर लगा रही होगी वो इतना लगा रही होगी कि यहां पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो प्रेशर प्लस ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है मरकरी के कारण, उन दोनों का प्रेशर का सम यहां पे लगने वाले प्रेशर के बराबर होगा। ओके, तो इस बेसिक पॉइंट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अब गैस का प्रेशर क्या बताइएगा? अब गैस प्रेशर आप बताएंगे वो कितना बताएंगे? मान लीजिए वो H, यहां पर भी मैंने आपको क्या गिवन किया, जो H है वो है, जो डिफरेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 76 सेंटीमीटर तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लग ही रहा है। कितना प्रेशर लग रहा है? एक एटमॉस्फेयर, जिसे आप 76 सेंटीमीटर मरकरी कहते हो, प्लस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम का भी प्रेशर जुड़ गया है। इसका मतलब जो टोटल प्रेशर आपको गैस का मिलेगा ना, वो 86 सेंटीमीटर मरकरी देखने को मिलेगा। सो वी हैव द थ्री कंडीशंस अबाउट मैनोमीटर जो आपको समझना चाहिए। क्या कि अगर दोनों बराबर हाइट पर हैं तो प्रेशर बराबर है। अगर हाइट क्या है, इस वाले कॉलम की ज्यादा हो जाती है और इसकी कम हो जाती है, इसका मतलब ये प्रेशर ज्यादा, ये प्रेशर कम। और तीसरी कंडीशन आपके सामने और मेंशन की गई है। तो बैरोमीटर से मैंने आपको बताया था 76 सेंटीमीटर हाइट को प्रेशर को आप कहते हो, और उसी को हम मैनोमीटर के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए ये मैनोमीटर का कंडीशन। एक पॉइंट आपको बताया गया है कि जब हम बात करते हैं ना मरकरी कॉलम के बारे में या किसी भी कॉलम के बारे में, कॉलम का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि एयर भी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो आपने क्या किया कि आपने एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में जितनी एयर है उससे मेजर कर लिया कि इतनी हाइट पर तक जो हमारे पास एयर है, यहां से लेके अर्थ सरफेस से लेके हमारे एटमॉस्फेयर तक जो भी हमारा एयर का मास है, आपने उसे क्रॉस सेक्शन एरिया को वहां तक बना लिया, सारे मास को मेजर कर लिया। वैसे ही हम बात कर सकते हैं कि क्या आप समझ रहे हैं कि मान लो आपके पास कोई पानी का कोई रिवर या पॉन्ड है, तो हम ये बात कर सकते हैं कि जो पानी होगा उसका भी जो आप एक कॉलम बना सकते हो, यानी एक पर्टिकुलर आप एरिया ले सकते हो। तो जहां इतना जितना पानी होगा, वो पानी क्या कर रहा होगा? वो यहाँ पे प्रेशर लगा रहा होगा। तो कितना प्रेशर लगा रहा होगा उसे हम फोर्स पर एरिया में डिसाइड करते हैं। तो मान लो ये मरकरी हो या कोई भी हो, तो आप उसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हो वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया, रिस्पेक्ट ऑफ मरकरी। As the pressure is a force per area, the pressure obtained in terms of height of mercury column or height of any liquid column आप बोल सकते थे। मान लो वाटर ले सकता था मैं, तो आप कैसे डिफाइन करते? हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, मान लो ये मरकरी है तो इसकी हाइट h है। नाउ व्हाट? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, हमने इस एरिया के लिए पता लगाने के लिए कहा, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लिया मैंने। तो टोटल कितना वॉल्यूम आ जाएगा? तो आपको मालूम है ना H इंटू A, अगर आप करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर मरकरी की डेंसिटी D रो मान ली गई है यहाँ पर, तो रो का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो HA रो G मास आ जाएगा। और मास में जैसे ही आप G का मल्टीप्लाई करोगे, इट बिकम्स अ वेट, दैट इज अ फोर्स। तो हमारे पास एक फोर्स आ जाएगा HA रो G। और ये जो HA रो G है, उसे अगर हम डिवाइड कर दें, दैट फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो आपको H रो G मिल जाएगा। एंड द H रो G इज व्हाट? The pressure that is exerted by the column। तो किसी भी कॉलम, एयर कॉलम होगा, मरकरी कॉलम होगा, कोई भी पर्टिकुलर कॉलम होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आप इस पार्ट को कवर कर सकते हो। तो बात उठती है कि मरकरी कॉलम का ही यूज क्यों करते हैं, उसे समझने के लिए आप ये बात कर सकते हो, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मरकरी की 13.6। मतलब आपको ये बात समझनी होगी कि अगर हमने मरकरी को लिया हुआ है, 76 सेंटीमीटर की हाइट में मरकरी कॉलम मौजूद है, तो इसका मतलब वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लगा रहा होगा। लेकिन अगर आपने इसे रिप्लेस कर दिया है वाटर से, तो वाटर की डेंसिटी आप देख सकते हो
कि ये प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर आ रहा है, ये तब आ रहा है जब आप हाइट कितनी रखते हो 76 सेंटीमीटर और डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो ये जो बराबर प्रेशर होगा, कितना प्रेशर है ये प्रेशर बराबर है 1 एटमॉस्फेयर के। व्हेन यू रिप्लेस एनी अदर लिक्विड जिसकी डेंसिटी d होती है, तो आप उसके लिए क्या कहोगे, उसकी हाइट h जाएगी इंटू डी इंटू जी। तो किसी और को अगर आप रिप्लेस करते हो तो आप ये बात समझ सकते हो कि 76 इंटू 13.6 इक्वल्स टू h इंटू डी। अगर आपको डेंसिटी उसकी मालूम है, जैसे पानी की बात कर लें, वाटर ले लें, तो आपको हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितना मिलना चाहिए। अगर इतने कॉलम का कोई वाटर है, मान लो कि इतना ज्यादा आपका डेप्थ वाला पॉन्ड है, तो इतनी हाइट का अगर वो डेप्थ होगी उसकी, तो उसके बॉटम पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा हो। तो अगर मैं मान लीजिए आपसे कह देता हूं कि एक पर्टिकुलर पॉन्ड है जो कि जिसकी डेप्थ 10 मीटर है, बताओ उसके सरफेस पर वाटर कॉलम का कितना प्रेशर होगा। वाटर कॉलम के अलावा एक और प्रेशर भी जुड़ता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगर मैं कहता हूँ वाटर कॉलम पे कितना प्रेशर होगा, मैं मर्करी कॉलम का प्रेशर बता रहा हूं, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में पूछता हूं बताओ सरफेस पे कितना प्रेशर होगा, तो सरफेस पे जो एयर होगी वो भी प्रेशर लगा रही होगी। यानी क्वेश्चन आता है कि एक 10 मीटर हाइट का पॉन्ड है, बताइए सरफेस पर कितना प्रेशर, उसके बॉटम पे कितना प्रेशर होगा। तो बॉटम पे प्रेशर पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा वाटर कॉलम का प्रेशर बताइए, तो आप एयर प्रेशर भी जोड़ोगे। लेकिन अगर वाटर कॉलम के कारण पूछा जाए तो क्या कहोगे। इसी प्रॉब्लम को अगर मुझे करना होता तो आप क्या कहते कि 76 इंटू 13.6 सेंटीमीटर, यानी 10 और 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना सेंटीमीटर है, इसे डिवाइड कर दो इस वैल्यू को। जैसे ही आप डिवाइड करोगे ये क्या आ जाएगा, ये वो हाइट है जो किसके बराबर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये वैल्यू आपकी प्रेशर में आ जाएगी एटमॉस्फेयर के टर्म्स में, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस इज अ वे कि आप प्रेशर को किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, मर्करी कॉलम में या किसी और कॉलम के साथ। देखिए प्रेशर लिंक 2 प्रॉब्लम आपके सामने मेंशन है। एक कह रहा है द मास ऑफ एयर इन सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपने क्या किया, आपने एटमॉस्फेयर में एक 1 सेंटीमीटर का कॉलम, क्रॉस सेक्शन एरिया का कॉलम मान लिया कि बहुत आपका एटमॉस्फेयर तक बना हुआ है, और इसमें जो गैस मौजूद है वो गैस आपको बताई जा रही है कितना है, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस कॉलम का मास आपको गिवन किया हुआ है। तो अगर मास में हम mg कर देते हैं तो वेट यानी कि फोर्स आ जाएगा, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप करते हो जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, तो हम बात कर सकते हैं कि ये हमारा प्रेशर बन जाएगा। ओके, तो मास कितना है 1034 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और जी है 9.8 ग्राम, सॉरी 9.8। और अगर हम बात करते हैं आपसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जी है, दैट इज व्हाट, ये आपके सामने जो गिवन किया जाता है दैट इज एमके सिस्टम में मेंशन होता है। और आपको जब प्रेशर की बात करनी है पास्कल में, तो पास्कल भी बेटे एसआई यूनिट होती है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स है, एंड दैट इज व्हाट, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसे इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो आपको क्या समझना है, बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि हमें क्या बातें समझ में आनी चाहिए, तो एक नॉर्मल सी बात है कि आपके सामने इस वैल्यू को हमें फीचर सिस्टम को एंकेस में लाना पड़ेगा, मतलब 1034/1000। ये क्या आ गया, किलोग्राम आ गया। सेंटीमीटर को मैं क्या लिखूंगा, 1/100, ठीक है। और 100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जब आप इन वैल्यूज को एमके सिस्टम में चेंज कर लोगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास ए जो भी मेंशन पार्ट में आपके सामने आता है, अगर मैं उस पर बात करूं तो ए एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के साथ आप बात करते हो, तो आप कह सकते हो मीटर पर सेकेंड के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं। अब क्या होगा, तो अगर मैं इस रिजल्ट को सॉल्व करने जाता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, देखिएगा 1034
अपॉन 1000 इंटू वॉट 10⁴ इंटू 9.8। ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास 30। तो हमारे पास क्या आ गया, जी की वैल्यू को लगभग 10 मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अगर 10 मान लेते हो आप जी की वैल्यू को, तो ये 10304 यानी कि 10 यहाँ पे 1 पॉइंट आप लिख सकते हो 034 3, और ये 0 यहाँ का 0 यहाँ का 10⁵। और ये जो हो गया ये किसमें हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख दिया गया, क्योंकि आपने सेंटीमीटर को चेंज किया था मीटर स्क्वायर के फॉर्म में। तो नाउ द वी हैव द कंडीशन 1034 आपके सामने आगे वैल्यू, और ये जो है इसे क्या कहते हो आप, पास्कल कहते हो, तो दैट इज बार कहते हो। तो 1.034 क्या बार, या आप कह सकते हो क्या 1.034 इंटू 10⁵ पास्कल, एंड दैट इज इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए एक दूसरे प्रॉब्लम पे बात करते हैं। एक मैनोमीटर है जो कनेक्ट किया गया है गैस से कंटेनिंग बल्ब। तो ध्यान से देखो पिक्चर में क्या है, एक मैनोमीटर हो गया, इसे हमने कनेक्ट कर दिया एक पर्टिकुलर सिस्टम से। ओपन मैनोमीटर है, तो जो प्रेशर आपको एटमॉस्फेरिक दिया हुआ है उतना ही प्रेशर इस पर भी होगा 743 mmHg। ओपन आर्म की रीड है 43.7, ये रीड आ रही है 43.7, और ये जो रीड हमारे पास आ रही है बेटे इसकी वो आ रही है 15.6 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम की। आइडिया लग गया ना कि गैस का प्रेशर इस प्रेशर से ज्यादा होगा। आपको कह रहा है बार में प्रेशर बताइए, तो क्या करिएगा आप कहोगे सबसे पहले काम करते हैं कि 43.7 को 15.6 से माइनस कर लेते हैं। तो 1, 13 से 5, 3 से 1 गया तो 2, 28.1 क्या आ गया, सेंटीमीटर मरकरी आ गया। और इसे अगर मैं mmHg में लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 281 mmHg। मतलब इसका प्रेशर इस प्रेशर से 281 mmHg ज्यादा होगा। इसका प्रेशर 743 है, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा 412 और 10 1020 mmHg। तो आपको प्रेशर मिल गया गैस का। और अगर प्रेशर मिल गया तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे ना कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है बेटे 1.013 बार। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 760 mmHg। तो 760 mmHg 1.013 बार के बराबर है, तो 1024 mmHg किसके बराबर होगा, आपने कहा 1.013 अपॉन 760 इंटू 1024, और इसे कैलकुलेट कर लीजिए। When we calculate वैल्यू आपके सामने आ जाएगी नियर अबाउट 1.365 बार, और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट मेजरमेंट बेटे आपके सामने टेम्परेचर के साथ आता है, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट। मैंने आपके सामने दो पर्टिकुलर फॉर्म रखे हैं, समझ के देखो। अगर मैं कहता हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास है, केल्विन में चेंज करो, तो जो भी डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया हो उसमें 273.15 जोड़ दीजिए। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 273.15 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 273.15 केल्विन। वैसे ही फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय करोगे 9/5 प्लस 32। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो जैसे 32 फ़ारेनहाइट, ये आपको 32 फ़ारेनहाइट मिलेगा। तो अगर मैं आपसे ये बात पूछूं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, एट व्हाट टेम्परेचर बोथ डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट आर सेम। तो दोनों की वैल्यू को x मान लेते हैं, ये भी x ये भी x। तो x इंटू 9/5 प्लस 32 इक्वल्स टू x। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप कहोगे 9x प्लस 160 इक्वल्स टू 5x, 4x इक्वल्स टू -160, x इक्वल्स टू -40। मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट, ये चलता है। तो ये आपका टेम्परेचर पार्ट था, और ये थे वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग वैल्यूज जिन्हें हमें गैसेस स्टेट में यूज करना होता है। बाकी बातें नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू।